बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया और ये बात करेंगे। चैनल वक्त की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को। हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में
सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा, और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए, और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना, और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े, तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग 2023 में सर, सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ, 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए, उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था। लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया? सर, ये बात करते हैं
कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है सर? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, फिर भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। बार बार ये बिल सर, इतना संशोधन की जरूरत है। 96 for the power of the central government to regulate secular activities of Waqf, powers 97 directions by state government, subject to any directions issued by the central government under section 96. The state government from time to time give to the board such general or specific directions as the state government thinks fit. मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने इसका इस्तेमाल किया? कहीं भी आप अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया? उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है, अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात है। सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है? न्यू एक्ट में सेक्शन क्लॉज नंबर 29L, क्लॉज नंबर 29L में लिखा है कि अगर is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities Prevention Act 1967, यूआपा आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिगरस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूआपा का संशोधन लाना चाहते हैं, आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये यूआपा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है, या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं?
किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है। जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है पढ़ लेते हैं, आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की बात की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में, सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी।
कोई जानकारी नहीं थी सर। ऐसे भी आए सर, जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है सर। मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं सर। क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है सर, आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री